हे भगवान, तेरा दिमाग कहाँ है? घर के अंदर गाय और कुत्ते घुसे जा रहे हैं और तू किवाड़ खोलकर संगीत सुन रही है। अब पूजा घबराकर अपनी आंखें खोलती है और फटाफट घर के दरवाजे से गाय और कुत्ते को भगाती है। हट हट, दूर हो जा यहाँ से, सारा घर गंदा कर दिया। यह तो दरवाजा खोलते वक्त तुझे सोचना चाहिए था। अब तो हो गया सारा घर गंदा। अब गाय और कुत्ते वहां से चले जाते हैं। माँ क्या है, आप मुझे डांटना बंद कीजिए। आपको पता है ना मुझे घर में खिड़कियों का कितना शौक है, लेकिन फिर भी हमारे घर में एक भी खिड़की नहीं है, जिस वजह से मुझे दरवाजा खोलकर बाहर का नजारा देखना पड़ता है। पता नहीं तेरे सर पर ये खिड़कियों का भूत क्यों सवार है, जब देखो तब खिड़की खिड़की। क्या है खिड़की में ऐसा? माँ, खिड़की में एक सुकून है, एक ऐसा सुकून जिससे इंसान को शांति मिलती है। जैसे मान लीजिए शाम को खिड़की के सामने बैठकर चाय पीना और बाहर का नजारा देखना कितना प्यारा लगता है। वही सुकून चाहिए मुझे। बाप रे, आजकल के बच्चों का सुकून तो गरीब माँ बाप की जेब खाली करके ही मानते हैं। हाँ बेटी, माफ करना, अभी तो इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं ऐसे भी खुश हूँ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पूजा अपनी अमीर सहेलियों के बंगले में जाती है, जहाँ पर अनेकों आलीशान खिड़कियां बनी हुई होती हैं। अरे शिवानी, तुम्हारे कमरे में बनी ये आलीशान खिड़कियाँ तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तुम्हें तो यहाँ बहुत सुकून मिलता होगा ना? थैंक यू सो मच पूजा। अब और कितनी तारीफ करोगी? ओके ठीक है, पर ये इतनी तारीफ कर क्यों रही है? घर में खिड़की होना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके घर में खिड़कियां होती हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, सबके घर में खिड़कियां होती हैं, पर अफसोस पूजा के घर में कोई खिड़कियां नहीं हैं, क्योंकि पूजा का घर तो एक माचिस के डिब्बे जितना छोटा है और उस डिब्बे में सिर्फ एक कमरा सिमटा हुआ है, जिस वजह से वो खिड़कियों के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट है। हाँ निधि, मेरा एक कमरे का घर है जिसमें सिर्फ मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी का पलंग और एक टूटा दरवाजा है, उसके सिवा और कुछ नहीं। अच्छा, फिर तो तुम्हारे लिए इस घर की हर एक चीज अनोखी ही होगी, क्योंकि तुमने आज से पहले ये सब कभी नहीं देखा होगा ना। कोई बात नहीं, अब देख लो। अब पूजा खिड़कियों के रेलिंग को छू छू कर देखने लगती है। बाहर का नजारा काफी खूबसूरत होता है, जहाँ पक्षी उड़ रहे होते हैं, पेड़ लहरा रहे होते हैं और ठंडी हवाएं खिड़कियों से अंदर आ रही होती हैं। शिवानी, तुम्हारे घर में बिताया ये समय मेरे लिए बहुत खूबसूरत और कीमती है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। हाँ ठीक है, चलो अब तुम अपने घर जाओ, हमें आपस में पार्टी करनी है। हाँ पूजा, अब तुम चली ही जाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब पूजा उदास होकर वहां से अपने घर आ जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक रोज पूजा अपने मोहल्ले के मशहूर मंदिर में आती है, जिसका नाम हवा मंदिर होता है, क्योंकि उस मंदिर में करोड़ों खिड़कियां बनी हुई होती हैं और उन खिड़कियों से हवा तेजी से आसपास हुआ करती थी। इस मंदिर में बनी अनेक खिड़कियों से आती है ठंडी ठंडी हवाओं में कितना सुकून है। मन करता है इन खिड़कियों के पास ही खड़ी रहूं और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करती रहूं। काश मेरे भी घर में एक ऐसी सुंदर खिड़की होती तो मुझे अपने घर में घुटन का जरा भी एहसास नहीं होता। दूसरी तरफ फसल की कटाई करते पूजा के पिता। हे भगवान, दिन रात फसल की कटाई कर रहा हूँ। अब इस साल तो इतने पैसे जुड़ ही जाएं जिससे मैं अपनी बेटी की शादी पूरी विधि विधान के साथ एक साधारण परिवार में करवा सकूं। अब काफी समय मंदिर में बिताने के बाद पूजा मंदिर से घर आती है। कहाँ थी तू अब तक? इतना समय कहाँ लग गया तुझे? मैं कब से तुझे मोहल्ले में ढूंढ रही थी। तभी पड़ोसन। क्या हुआ सीता, आज फिर गायब थी क्या तुम्हारी बेटी? अरे खिड़की के चक्कर में न जाने कहाँ कहाँ भटकती है, ये तुम्हें खिड़की बनवा क्यों नहीं देती? हाँ, यहाँ इसके बाप का फसल काट काट के सर के बाल सफेद हो गए हैं और मैं इसके लिए खिड़की बनवाऊं और तू बोलेगी कहाँ थी तू? कहाँ रहूंगी माँ, मंदिर में थी। मंदिर की खिड़कियों के पास खड़ी थी, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। सब समझती हूँ मैं, पर क्या करूँ, पैसे नहीं है। 50 साल की जिंदगी में मैंने अपने इस काल कोठरी के घर में ही बिताई है, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी शादी मैं एक ऐसे घर में करूंगी जहाँ तुझे कभी ये घुटन महसूस नहीं होगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक रात गर्मी से परेशान होकर पूजा आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी पीछे से सीता भी आती है। क्या हुआ, कमरे से बाहर क्यों आ गई? यहाँ देख कितने मच्छर उड़ रहे हैं। तो और क्या करूँ माँ, गर्मी से परेशान हो रही हूँ, सांस भी नहीं लिया जा रहा है घर में। लेकिन अफसोस कि घर में कोई खिड़की नहीं है और अगर मैंने सारी रात दरवाजा खोल कर रखा तो घर के अंदर कुत्ते, गाय, बिल्ली ना जाने क्या क्या घुस जाएंगे। तभी पीछे से आता नकुल। माफ कर दे बेटी, मैं तेरी सभी परेशानियों को देखने के बाद भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आंगन में बैठी हूँ ना, थोड़ी देर अच्छा महसूस कर लूँ, उसके बाद घर में जाकर काम कर लूंगी। ये
सुनकर नकुल और सीता वहां से चले जाते हैं। वहीं पूजा रात 3 बजे तक घर के आंगन में ही ठंडी हवा के लोभ में बैठी रहती है और फिर घर में आकर सो जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। धीरे धीरे पूजा खिड़की के लिए बहुत परेशान होने लगी और एक दिन पूजा अपने घर के दीवारों पर चौक से एक सुंदर खिड़की ड्रॉ करती है। लो, बना लिया आखिरकार मैंने भी अपनी मिट्टी के घर में सुंदर सी खिड़की। ये मेरी काल्पनिक खिड़की है। पूजा इतना कहती है कि तभी उसकी 2 सहेलियां उसके घर में आती हैं और उसे दीवारों पर खिड़की ड्रॉ करते हुए देख लेती हैं। अरे बाप रे पूजा, तेरी गरीबी देखकर अब तो मुझे तरस आ रहा है। तुझे खिड़की की इतनी तड़प है कि तू अपने हाथों से दीवार पे खिड़की ड्रॉ कर रही है। अरे क्या तेरे माँ बाप सच में तेरे लिए एक छोटी सी खिड़की नहीं बना सकते? मुझे तो हंसी आ रही है कि पूजा अपने सपनों को दीवारों पर ड्रॉ करके पूरा कर रही है। हाँ, तुम्हें हंसी आ सकती है, लेकिन मैं अपने माँ बाप की आर्थिक स्थिति को समझती हूँ। वो अभी मुझे खिड़की देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए मैंने ये खिड़की अपने हाथों से ड्रॉ किया है। ये सुनकर पूजा के सभी दोस्त वहां से चली जाती हैं। वहीं सीता ये दृश्य जब देखती है तो उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे तेरे मन के मुताबिक खुशियां नहीं दे पा रही हूँ। आखिर तूने अपने आप को खुश करने के लिए खुद ही दीवार पर ये सुंदर सी खिड़की बनाकर रख दी, लेकिन अफसोस कि ये खिड़की तुझे बाहर का वो खूबसूरत दृश्य नहीं दिखा सकती जो तू देखना चाहती है। कोई बात नहीं, जो है जैसा है, मेरे लिए यही मेरी खिड़की है माँ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पूजा नदी किनारे आती है, जहां उसे एक अनजान शख्स की पानी में डूबने की आवाज आती है। अरे ये तो किसी की डूबने की आवाज है, पर क्या सच में कोई डूब रहा है? नहीं, ये सोचने समझने का टाइम नहीं है। मुझे पानी में कूदकर देखना चाहिए कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब बिना देरी किए पूजा पानी में डुबकी लगाती है और तैरते तैरते उस अनजान शख्स के पास पहुंचती है और उसके हाथों को पकड़कर कहती है, अरे आप ठीक है? आप डूब क्यों रहे थे? क्या आप यहाँ सुसाइड करने आए थे? बताइए। अरे अगर आप सुसाइड करने आए भी थे तो मेरी बात सुनिए, सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने माँ बाप के लिए सोचिए। अरे तुम पागल हो, मुझे स्विमिंग आती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, और मैं डूबा नहीं हूँ। मैं तो बस यहाँ तैरने आया था, ना कि सुसाइड करने, स्टूपिड लड़की। अब घबराकर पूजा फौरन उस शख्स के हाथ को छोड़कर पीछे होती है। माफ कीजिएगा, मुझसे गलतफहमी हो गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सड़क पर कुछ लोग तरुण के साथ मारपीट कर रहे थे, क्योंकि अचानक से तरुण की कार एक लेबर के ठेले से टकरा गई थी। अरे तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई लाचार लेबर के ठेले पर अपनी गाड़ी ठोकने की? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अरे भाई, किया तो तूने सब कुछ जानकर ही है, और तू इस गांव का भी नहीं लगता। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मारो इसको, इसके साथ कोई नहीं है, ये अकेला शख्स है। अब सभी लोग तरुण को लाठी से मारने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पूजा आती है और अपने दोनों हाथ फैलाकर तरुण के सामने खड़ी हो जाती है। 1 मिनट, साइड हटिए आप लोग। ये मेरे साथ हैं, मैं इन्हें जानती हूँ और ये इसी गांव के हैं। और हाँ, जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, तो आप इस तरह किसी अनजान शख्स पर कैसे चढ़ सकते हैं? अब पूजा अकेले सबसे लड़कर झगड़कर तरुण की मदद करती है, जिसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। अब तरुण, अरे थैंक यू सो मच जी। उस दिन जो तुमने बेवजह ही मेरी मदद की थी, लेकिन आज सच में तुमने मेरी मदद की है। अगर तुमने मेरी आज मदद नहीं की होती तो आज ये लोग मुझे बहुत बुरी तरीके से पीट चुके होते। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नेचर सच में बहुत हेल्पफुल है तुम्हारा। अच्छा, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? पूजा को तरुण एक समझदार सुलझा हुआ शख्स लगता है, जिस वजह से पूजा तरुण के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। अब बातों ही बातों में तरुण पूजा से उसका मोबाइल नंबर भी ले लेता है, जिसके बाद दोनों की ही रोजाना फोन पर बात होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ वो दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। अब जहां पूजा आज भी उसे अपना दोस्त मानती है, वहीं तरुण पूजा से बहुत ही गहरा प्यार कर बैठता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानने समझने लगते हैं। लेकिन तभी तरुण के परिवार वाले तरुण की शादी करने का फैसला करते हैं। तरुण एक बहुत ही अमीर परिवार का लड़का होता है। तरुण का घर 500 खिड़कियों का बना एक आलीशान महल होता है, जिसकी आंतरिक और बाहरी दीवारें सोने से बनी हुई थी और उस घर के नीचे सुनहरे सोने के टायर लगे हुए होते हैं, जिस वजह से वो 500 खिड़कियों वाला महल चलता फिरता महल कहलाता है। बेटा तरुण, अब तुम भी शादी कर लो। तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कहो तो मैं जीवन साथी पर तुम्हारे लिए रिश्ते देखूं? हाँ बेटा, समय रहते शादी कर लो। फिर तुम तो जानते ही हो कि हमारे ये 500 खिड़कियों वाला चलता फिरता महल किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, और अभी तो कुछ समय पहले हमें बिजनेस के सिलसिले में गोवा भी जाना है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी शादी वादी कर ले अब।
अरे चुप क्यों है देवर जी, बोलिए। जीवन साथी पर आपने कोई प्रोफाइल बना रखी है या हम बनाएं? क्योंकि पंडित तो हमारे चलते फिरते इस महल में आ नहीं पाएंगे। नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, और ना ही मेरी कोई प्रोफाइल बनाई है। मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता हूँ, और वैसे भी मैंने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली है, जो कि बहुत ही सिंपल, सुंदर और सादगी से भरी हुई है, और मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। क्या लड़की ढूंढ रखी है? पर वो है कौन? उसका स्टैंडर्ड तो मैच होता है ना हमसे, और वो कहाँ की रहने वाली है, कुछ तो बताइए। मैं उससे प्यार कर बैठा हूँ भाभी, तो फिर वो कहीं से भी हो, कैसी भी हो, कुछ भी करती हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग बस अब मेरी उससे शादी की बात कीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही राय है तो मैं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगी, और अब मैं कल ही उस लड़की के घर जाऊंगी तेरा रिश्ता लेकर। अब अगले ही दिन कौशल्या अपने 500 खिड़की वाली चलते फिरते महल से सोने जेवरात से लदी हुई तैयार होकर बाहर निकलती है, और अपनी बहू और अपने बेटे तरुण के साथ गरीब पूजा के घर पहुंचती है, जिसका घर एक कमरे का होता है, जहां पूजा मिट्टी से ही चूल्हे को लीप रही होती है। अरे तरुण जी, आप यहाँ अचानक से, और ये लोग कौन है? खैर आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। वो हाथ धोकर पूजा फटाफट चाय पानी बनाकर तरुण के परिवार वालों को देती है। बेटी कौन है ये लोग? तो जानती है इन्हें? वैसे पहनावे से तो बहुत रईस लगते हैं। हाँ माँ, मैं तरुण जी को जानती हूँ। तरुण बोलो ना, ये लोग कौन है? पूजा, ये मेरी मम्मी और भाभी है, और ये यहाँ तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने आई हैं शादी के लिए। मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही पूजा के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है, और वो थोड़े गुस्से में कहती है, ये सब क्या है तरुण? मैं तुमसे शादी नहीं करती। तुम जानते हो ना मैं कितनी गरीब हूँ, और मेरे माँ बाप इतने बड़े परिवार में मेरी शादी नहीं कर सकते, और मैंने तो शादी का अब तक सोचा भी नहीं है। तभी पैसों के घमंड में चूर तुलसी कहती है, थैंक गॉड इस फकीरचंद गरीब लड़की ने अपने मुंह से इस रिश्ते को तोड़ दिया। और देवर जी, आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसकी ना तो कोई औकात है और ना ही कोई स्टैंडर्ड, और ये लड़की आपको मना करेगी शादी के लिए? इसकी इतनी हिम्मत? भाभी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए। तरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी को नीचा दिखाने का। और बेटी पूजा, आखिर तुम क्यों इस रिश्ते से मना कर रही हो? मेरा बेटा तो बहुत दावे के साथ मुझे यहाँ पर लेकर आया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्ही से शादी करना चाहता है। फिर तुम उसका दिल क्यों तोड़ रही हो? तुम जानती हो मैं कितने बड़े महल में रहती हूँ। अरे 500 खिड़कियों का चलता फिरता सोने का महल है, और तुम हो कि ऐसे परिवार का रिश्ता ठुकरा रही हो। जी यही तो कारण है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरे गरीब माँ बाप अपना ये छोटा सा घर भी बेच देंगे तो भी वो मेरी शादी 500 खिड़कियों के चलते फिरते महल में नहीं करवा पाएंगे। पूजा, शादी का खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, पर प्लीज तुम मेरा दिल मत तोड़ो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने अपनी आगे की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ सोच रखी है। अब ये सब सुनकर पूजा की गरीब माँ, पूजा बेटी, ऐसा राम दामाद तो मुझे 7 जन्मों में भी कभी नहीं मिलेगा। तू इस रिश्ते को मत ठुकरा। लड़का, ये परिवार तेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो गरीबों की नौटंकी शुरू हो गई है। इन्हें तो बस पैसे वाले पार्टी पर सिर्फ अपना दांत गाड़ना आता है। हाँ बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है। यह परिवार पैसे में जितना अमीर है उससे कहीं ज्यादा दिल का अमीर है। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर तरुण के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान आती है। पूजा भी अब हल्का हल्का मुस्कुराने लगती है, और रिश्ता पक्का करके लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। और फिर खुशी खुशी कुछ ही हफ्तों में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की शादी तरुण से हो जाती है। पूजा शादी करके अपने 500 खिड़की वाले चलते फिरते ससुराल में आती है, जो एक सुंदर नदी के ऊपर स्थित होता है। बाहर से पूजा अपने 500 खिड़की वाले ससुराल को देखकर आश्चर्य होते हुए कहती है, तरुण जी, आपका घर तो खूबसूरत है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे, ये तो सच में पूरे 500 खिड़कियां हैं। हाँ पूजा, तुम गिनते गिनते थक जाओगी, इसलिए चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, अंदर ही आओ, ऐसे बाहर गंवारों जैसी हरकतें मत करो। अब पूजा मायूस होकर बिना कुछ कहे अपने 500 खिड़की वाली चलते फिरते महल में प्रवेश करती है, जहां खिड़कियों से काफी ठंडी हवा और खूबसूरत फूलों की खुशबू आ रही होती है। माँ जी, घर के अंदर कितनी ताजगी महसूस हो रही है, और ये खुशबू भी बहुत प्यारी है। हाँ छोटी बहू, हमारे इन 500 खिड़कियों में से ऐसे ही खुशबू और ठंडी ठंडी हवा आती है हमारे महल में। लेकिन अब मुहूर्त निकल रहा है, तुम कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो, बाकी की बातें बाद में करते हैं। पता नहीं मम्मी जी को अब इस महल में खुशबू कहाँ से आ रही, मुझे तो बस इस गरीब लड़की के अंदर से गरीबी की गंदी बदबू आ रही है। अब पूजा जैसे ही सोने का कलश गिराती है, 500 खिड़कियों में से कई सोने के सिक्के पूजा के आसपास गिरने लगते हैं। पूजा चारों तरफ नजर घुमा के, अरे इतने सारे सोने के सिक्के, ये कहाँ से और क्यों गिर रहे हैं?
बहू ये तुम्हारे स्वागत में है, तुम पर लुटाए जा रहे हैं। मेरे स्वागत के लिए, वो भी सोने के सिक्के? हाँ पूजा, ये सब तुम्हारे स्वागत के लिए था, कैसा लगा? जी सब बहुत खूबसूरत है। जाओ बहू, अब तुम अपने कमरे में जाओ। अब पूजा अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका कमरा भी काफी आलीशान होता है और कमरे के चारों दीवारों पर सुंदर खिड़कियां बनी हुई होती है। हाय रब्बा, हमारे कमरे में भी इतनी सारी खिड़कियां हैं। आपको पता है तरुण जी, मुझे खिड़कियों का शुरू से बहुत शौक था। मेरा सपना था कि मैं खिड़कियों से भरे घर में रहूं, और आज मुझे 500 खिड़कियों वाला चलता फिरता महल ससुराल मिल गया है। अरे वाह, इसका मतलब भगवान तुम्हारी विशेष को पूरी करते हैं। अच्छा चलो खिड़की के पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब तरुण पूजा को खिड़की के पास लेकर आता है, जहाँ खिड़की से समंदर का दृश्य बहुत ही प्यारा नजर आ रहा होता है। तरुण जी, ये नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये झरने, ये पहाड़ और ये पंछियां कितनी प्यारी आवाज में चहचहा रही हैं। हाँ, मेरा तो मन ही रिलैक्स हो जाता है। पर चलो अब तुम आराम कर लो। अब अगले दिन पूजा पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और रसोई की खिड़कियां खोलती है, जहां उसे आज खिड़की के बाहर सुनहरे जंगल नजर आते हैं। अरे, रात को तो मैं समुद्री जगह पर थी और अभी ये सुनहरे जंगल। तभी पीछे से कौशल्या आती है। हाँ बहू, तुम्हें तुम्हारे ससुराल के 500 खिड़की वाले चलते फिरते महल घर में हर दिन खिड़कियों से एक नया दृश्य देखने को ही मिलेगा। वो क्यों माँ जी? बहू, ये सब कुछ तुम्हारे ससुर जी कंट्रोल करते हैं। वो रिमोट से लोकेशन चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमारा टूरिस्ट का काम है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है माँ जी। अब पूजा पहले रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो पूजा तुम। मेरी पसंद है भैया, खाना तो अच्छा बनाएगी ही। बस बस, बहुत मक्खन लगा रहा है। वैसे बहू, खाना अच्छा बना है। जी शुक्रिया। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पूजा रिमोट से बार बार अपने 500 खिड़की वाले चलते फिरते महल ससुराल के लोकेशन को बार बार चेंज कर रही होती है और खिड़की के पास खड़ी होती है। अरे देखो, लगता है मैं किसी ऐसे लोकेशन पर हूँ जहाँ सिर्फ सुनहरे मोर, चील, कौवे, हंस और गिलहरी दिख रहे हैं। क्या ये एनिमल टाउन है? वैसे यहाँ कितने अच्छे फलों के पेड़ लगे हैं। अब पूरे दिन लोकेशन चेंज करते करते न जाने पूजा अपने चलते फिरते महल ससुराल का रिमोट कहीं रखकर भूल जाती है, जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। बहू, तुम्हें कुछ तो याद होगा कि तुमने रिमोट रखा कहाँ था। अब तुम्हारे ससुर को बिजनेस के काम से राजस्थान का लोकेशन सेट करना है, वो कैसे होगा? हाँ पूजा, थोड़ा तो याद करो कि तुमने रिमोट कहाँ रखा है। हमारा टूरिस्ट का काम है, अगर हमने नई नई जगह एक्सप्लोर करके मीडिया पर नहीं डाली तो दिक्कत हो जाएगी। देखा माँ जी, इसीलिए मैं कह रही थी कि इस गंवार लड़की को हमारे इस महल जैसे घर में मत लेकर आइए। अब इस नॉनसेंस ने खो दिया ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिमोट। अब हमारा लाखों का नुकसान होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ढूंढती हूँ ना, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अब पूजा हर फ्लोर पर जाती है और हर कमरों की खिड़की के आसपास देखती है, लेकिन उसे रिमोट नहीं मिलता। आखिर में रिमोट उसे सोफे के नीचे मिलता है और वो रिमोट को उठाकर ससुर जी के हाथ में देती है। माफ कर दीजिए पापा जी, लगता है सोफे पर मेरी आंख लग गई थी और फिर रिमोट सोफे के नीचे गिर गया और मुझे पता नहीं चला। लेकिन बस आज से मैं कभी इसे नहीं छूऊंगी। छूने के लिए मना नहीं है बहू, पर इसे संभाल कर रखो। अब अरविंद खड़े खड़े अपने चलते फिरते 500 खिड़की वाले महल घर को राजस्थान की तरफ मोड़ता है, जिससे सूखी रेतीली मिट्टी पर उनका घर स्थित हो जाता है। आसपास ऊंट और राजस्थानी कपड़ों में औरतें नाच रही होती हैं। ये सब कुछ पूजा खिड़कियों से देख रही होती है। तरुण जी, अब तो हम राजस्थान आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ऊंट भी हैं और कुछ औरतें हैं जो राजस्थानी गाने पर नाच रही हैं। बहू, हम इसी तरीके से कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। अब कल हम गोवा जाएंगे। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं। फिलहाल हम लोग काम खत्म करते हैं। अब एक बड़े से लग्जरी रूम में बैठकर अरविंद, तरुण और आकाश बिजनेस से रिलेटेड काम लैपटॉप पर करते हैं। अब अगले दिन पूजा राजस्थान के बाद गोवा जाती है, जहां उसका घर एक सुनहरे बीच पर स्थित हो जाता है। अब खिड़की से गोवा का बीच देखकर पूजा, हाय राम, ये बीच कितना खूबसूरत लग रहा है। आसपास लोग कैसे घूम रहे हैं। मुझे भी बाहर जाना है। अब मुझे खिड़कियों से सारे नजारे नहीं देखने हैं, मुझे भी बाहर जाना है। अब घर वालों को बिना इन्फॉर्म किए पूजा अपने चलते फिरते महल ससुराल से बाहर आ जाती है और गोवा के बीच में घूमने लगती है। वो कोकोनट वाटर पीती है, बीच पर स्विमिंग करती है और कुछ स्टाइलिश सेल्फी लेती है। अब बीच पर घूमने के बाद पूजा अपने चलते फिरते 500 खिड़की वाले महल ससुराल में जाने लगती है, लेकिन आसपास उसे महल कहीं नजर नहीं आता। हे भगवान, मेरा 500 खिड़की वाला चलता फिरता महल ससुराल कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो घर पर भी किसी को बता कर नहीं आई हूँ। अब पूजा चलते चलते समंदर के बीचों बीच आ जाती है, लेकिन उसे कहीं अपना महल नजर नहीं आता। अब समंदर के किनारे बैठकर पूजा रोने लगती है। तभी वहां तरुण आता है और पूजा फौरन तरुण को गले से लगा लेती है।
आप आ गए। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, हमारा ये चलता फिरता घर ना जाने कहाँ चला गया था। अरे पूजा, जब तुम जानती हो हमारा चलता फिरता घर है, उसके बाद भी तुमने घर में बिना किसी को इन्फॉर्म किए तुम बाहर चली आई। गलती हो गई मुझसे तरुण जी। तभी पीछे से आती तुलसी। लगता है महल ससुराल में आकर खुद को महारानी समझने लग गई हो तुम, जो अपनी मनमानी करते हुए घर से बाहर निकल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बहू, चलो अब अंदर चलो। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब धीरे धीरे पूजा अपने 500 खिड़की वाले चलते फिरते महल ससुराल में सभी चीजों को अच्छे से समझने लगती है, लेकिन वो कहीं न कहीं तुलसी के मन में अमीरी और गरीबी का खटास बना रहता है। तभी एक दिन तुलसी अपने कमरे के आलीशान बड़ी खिड़की के बाहर अपना आधा शरीर बाहर निकालकर झांक रही होती है कि तभी पानी की तेज लहरों से वो नीचे की ओर गिर जाती है। अब तुलसी खिड़की की ग्रिल पकड़ के तेज चिल्लाने लगती है। कोई है? माँ जी, पापा जी, आकाश, कोई मेरी मदद करो। तुलसी घर के हर एक सदस्य को बुला रही होती है, लेकिन सबसे पहले वहां पूजा पहुंचती है और पूजा बेड पर बिछी बेडशीट को अपनी जेठानी की ओर फेंकती है और उसे खींच खींच कर समंदर से खिड़की के द्वारा कमरे के अंदर लेकर आती है। तब तक घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। जेठानी जी आप ठीक तो है ना? आपकी सांसें तो ठीक चल रही है ना? लीजिए टॉवल, इससे अपना शरीर पोंछ लीजिए। अरे तुलसी, तुम इस घर में रहती रहती इतनी एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हो, इसके बाद भी तुम खिड़की से बाहर कैसे गिर गई? जो भी हो, माफ करना बहू, हम सही समय पर नहीं आ पाए, हम दूसरे काम में व्यस्त थे। कोई बात नहीं माँ जी। और आकाश, मैं जानती हूँ कि मैं इस घर में रह रहकर बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त पानी की लहरें काफी तेज थी जिसने मुझे अपनी ओर खींच लिया, पर भगवान का शुक्र है कि सही समय पर देवरानी जी आ गई, नहीं तो आज उन लहरों के साथ न जाने में कहाँ चली जाती। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैं तो बेवजह ही आपको गलत समझती थी, लेकिन आप तो सच में बहुत ईमानदार और मददगार लड़की हो। अब इस दिन के बाद से तुलसी के मन में जितनी भी खटास थी पूजा को लेकर वो खत्म हो जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब पूजा अपनी कई फ्रेंड्स को भी अपने 500 खिड़की वाले चलते फिरते महल ससुराल में बुलाती है। उसकी सभी फ्रेंड्स उसकी खिड़कियों से भरे महल जैसे ससुराल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार, पूजा जैसी लड़की का ससुराल इतना आलीशान है जहाँ 500 खिड़कियां हैं। चलो, तुम्हारा सपना था ना खिड़की का, भगवान ने वो पूरा कर दिया। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, अब मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। इतने में तुलसी अपनी देवरानी के दोस्तों को चाय पानी करवाती है और कुछ देर बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद पूजा से मिलने उसके गरीब माता पिता भी आते हैं। सीता खिड़कियों से हाथ बाहर करके पानी से बच्चों की तरह खेलने लगती है। बेटी, तेरे इस 500 खिड़की वाले ससुराल की खिड़कियों से बाहर का दृश्य काफी अद्भुत है। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, और आपको पता है माँ, ये दृश्य हर रोज बदलता है क्योंकि मेरा ये 500 खिड़की वाला महल एक चलता फिरता महल है। आपको पता है अरविंद जी, एक समय पर मेरी बेटी खिड़की के लिए इतना ज्यादा विचलित हो गई थी कि उसने घर की दीवारों पर चूने से खिड़की का चित्र बनाया था ताकि उसे खिड़की की खुशी मिल सके। लेकिन आज उसको उसके ससुराल में इतना खुश देख करके मन प्रसन्न हो गया। जी सही कहा। कोई बात नहीं नकुल जी, जो लड़कियां मायके में संघर्ष देखती हैं उन्हें उनके ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। अब पूजा बड़े ही प्यार से अपने माता पिता को पकवान बनाकर खिलाती है। अब खाना खाने के बाद सीता और नकुल अपनी बेटी के कमरे में आते हैं। और बताओ माँ, घर पर सब ठीक तो है ना? क्या कहूँ बेटी, ठीक तो कुछ नहीं है। घर की छत आंधी तूफान में उड़कर तहस नहस हो गई है। जैसे तैसे पन्नी डालकर गुजारा कर रहे हैं हम लोग। हे भगवान, आप लोगों की जिंदगी इतने संघर्ष में गुजर रही है, काश मैं आपकी मदद कर पाती। पूजा इतना कहती है कि तभी वहां पर तुलसी आती है। अरे काश क्या होता है देवरानी जी, हम आपके गरीब माता पिता की जरूर मदद करेंगे। अब बाकी सदस्य भी कमरे में आकर, बड़ी बहू ठीक कह रही है, आप लोग इतनी मुसीबत से गुजर रहे हैं, आपको तो हमें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, अब हम आपके घर की मरम्मत अच्छे से करवा देंगे। हाँ, आप चिंता मत करिए। अब पूजा के ससुराल वाले उसके गरीब माता पिता के घर की अच्छे से मरम्मत करवा देते हैं, जिसमें पूजा के गरीब माता पिता खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। वहीं पूजा भी अपने ससुराल में बेहद